हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th NCERT पॉलिटिकल साइंस यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति जो आपकी बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति की जो आपकी बुक है क्लास 9th की, उसके अध्याय 1 का सभी क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे, सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इसके जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड हैं इस चैप्टर से, सारे के सारे क्वेश्चन्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पे मेरा यही उद्देश्य है कि क्वेश्चन कराते ही कराते मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद करा दूँ। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करके और अच्छी लगी वीडियो, सारे क्वेश्चन याद हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके इसमें, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। पहले इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि आपका अगर आपके पास नई या पुरानी किताब होगी तो उसमें हो सकता है ये चैप्टर हटा दिया गया हो, लेकिन पहले की अगर आपकी बुक है, क्योंकि पहला चैप्टर अब हो गया है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, लेकिन अगर पुरानी बुक है आपके पास तो उसमें यही आपका पहला चैप्टर है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो जितने भी क्वेश्चंस आंसर बनते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस से वो सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी पूछ सकता है। अगर वो NCERT की बुक से अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हटा भी दिया गया है तो भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि चैप्टर हटा गया लेकिन टॉपिक तो वो आपके किसी न दूसरे चैप्टर में वो इंक्लूड किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क ख ग घ। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जिससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लिख भी रखा है। आंसर देखने से पहले एक बार यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। लोगों का संघर्ष, लोग जब संघर्ष करते हैं तो वहाँ पे लोकतंत्र का निर्माण होता है। जैसे हम लोगों ने संघर्ष किया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया तो भारत को आज़ादी मिली, वहाँ से हमारा लोकतंत्र जीवित हुआ। दूसरा है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। जब विदेशी शासन द्वारा आक्रमण होगा तो वहाँ पे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलेगी, लोकतंत्र की वहाँ पे कमी होगी। तो यहाँ पे इसीलिए ये आंसर है आपका ख वाला, क्योंकि जब विदेशी कोई हमारे किसी देश पे आक्रमण करता है तो वहाँ पे अगर लोकतंत्र है तो उसको ख़त्म कर देता है। उपनिवेशवाद का अंत, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आया था और अधिकार किया था, वो जब यहाँ पे से चला जाएगा तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र को उससे विस्तार में मदद मिलेगी। लोगों की स्वतंत्रता की चाह, लोग जब स्वतंत्रता की चाह रखेंगे तो वहाँ पे लोकतंत्र का निर्माण होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें सही आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे सही आंसर आपका सिर्फ ख वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे विस्तार में मदद नहीं मिलती, ये पूछा गया था। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे भी आपको 4 कथन मिलेंगे, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है आज की दुनिया के बारे में अगर हम बात करें तो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। पहला यहाँ पे, राजशाही शासन की वह पद्धति जो अब समाप्त हो गई, तो बिल्कुल सही है, राजशाही की जो पद्धति थी वो समाप्त हो गई है, ठीक है। लेकिन ये आज की नहीं है, राजशाही काफ़ी पुरानी बात है, आज की दुनिया के बारे में पूछा गया है। दूसरा है, विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न देशों के बीच में लोकतांत्रिक ही है, अभी भी बहुत से ऐसे देश देखेंगे, जैसे चाइना हो गया, आपका म्यांमार हो गया, पहले वहाँ पे लोकतंत्र था, अब वहाँ पे राजतंत्र हो गया है, वहाँ पे सेना का अधिकार है। पाकिस्तान भी देख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे पहले लोकतंत्र था, बांग्लादेश ही देख लीजिए आप, लोकतंत्र खत्म हो गया ना। तो ऐसा नहीं कि पहले ये सब सही था अब लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, ऐसा नहीं है। तीसरा है, आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। तो ये तो 100%। पहले क्या था, पहले की अगर बात करें हम तो पहले लगभग बहुत से ज़्यादा 90% की कह सकते हैं, 90% से भी ज़्यादा, कि सभी देशों में वहाँ के लोग, वहाँ पे जो राजा होते थे, देश के जो शासक होते थे, उनका चुनाव नहीं होता था लोगों के द्वारा, वो राजा का पुत्र ही राजा हो जाता था, ठीक है, जन्म से ही। लेकिन उस समय से अब की समय में देखेंगे, वर्तमान समय में, तो ये चीज़ तो सुधरा है
कि बहुत से ऐसे देश नए उभर के आए हैं जहाँ पे लोग, वहाँ पे शासकों का जो चुनाव होता है वो जनता करती है। इसलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये आंसर सही। आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा होता है। अगला देखेंगे, चौथा क्यों गलत है? क्योंकि आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए। तो ऐसा नहीं है, सैनिक तानाशाह बहुत से देशों में आप देखेंगे अभी भी है। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर ग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे पहले जो आपके कुछ क्वेश्चन है 3-4, उसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, आंसर बस एक लाइन का है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करिए। एक वाक्य दिया है, ये वाक्य है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि। क्यों ज़रूरत है? अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इसमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है ये बताना है। ताकि क्या हो सके? ताकि अब यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए। अमीर देशों की बातों, यहाँ पे बातों को होगा, अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो, इससे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। विभिन्न देशों की बात का वजन उनकी सैनिक शक्ति के अनुपात में हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वही अपनी बात का वजन ज़्यादा मनवा ले। देश को उसकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, ये भी नहीं कह सकते। अगर किसी देश की आबादी बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ उसी को सम्मान मिले, जिसकी आबादी बहुत कम है उसको सम्मान ही ना मिले। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो सके। समझ गए? लोकतंत्र की ज़रूरत कब होती है? जब वहाँ पे सभी को समानता का अधिकार मिले, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सैनिक ताकत ज़्यादा हो चाहे ना हो, सब समान महसूस करें वहाँ पे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा घ, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। अब यहाँ पे देखिए मिलाना है, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे है। एक तरफ देश लिखा हुआ है, एक तरफ लोकतंत्र की ओर, यानी कि इसको मैच कराना है कि चिली जो है वो किससे मैच होगा। तो चिली देखिए, ये चैप्टर, इसमें खास बात है इस क्वेश्चन में कि आपको ये चैप्टर, इस क्वेश्चन को करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार बुक जाके पढ़ लीजिएगा ज़रूर, नहीं पढ़ पाए तो बताइएगा, मैं इसको पढ़ा भी दूंगा। देखिए चिली है, चिली में यहाँ पे कहानी दिया गया था, बताया गया था कि सैनिक तानाशाही की वहाँ पे समाप्ति हुई थी। उसका नेपाल है, आप सभी को पता है नेपाल में क्या हो गया था। पहले राजा रहते थे, उसके बाद राजा ने अपने अधिकार को छोड़ने के पर, जब वहाँ पे लोग उग्र हुए तो वहाँ पे राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति वहाँ पे जताई। तो दूसरे का हो जाएगा चौथा। तीसरे का पोलैंड का सामने ही है, तीसरे का तीसरा है। एक दल के शासन का अंत हुआ, वहाँ पे एक ही दल हुआ करते थे पहले हमेशा, वहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था हो गई फिर। और चौथे में यहाँ पे है पहला, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी घाना को। यहाँ पे आंसर मिला रख भी दिया मैंने, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। ये नोट्स ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। पांचवा क्वेश्चन है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोग को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। जैसे आप लोकतांत्रिक देश में, हम भारत के निवासी हैं तो हम लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, गैर लोकतांत्रिक हैं। जैसे चाइना हो गया आपका, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, लेकिन रिपब्लिक वहाँ है ही नहीं, लोकतांत्रिक है ही नहीं वो। ठीक है, तो गैर लोकतांत्रिक जो जिस देश में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ के लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आप दिमाग थोड़ा सा शांत करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। जो आपको फ़ायदा मिलता है वही उनको फ़ायदा नहीं मिलता। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोग अपने शासकों का चुनाव पहले तो नहीं कर सकते। हम नहीं चुन सकते कि अगर हम गैर लोकतांत्रिक देश में हैं तो हम नहीं चुन सकते हैं कि यहाँ पे शासन कौन करेगा। इस शासन व्यवस्था में जन सामान्य को सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट करने, राजनीतिक संगठनों का निर्माण करने, शासन व्यवस्था का विरोध करने तथा राजनीतिक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता नहीं होती। जो लोकतंत्र में आपको स्वतंत्रताएं मिली हैं वो गैर लोकतांत्रिक देशों में वो आपकी स्वतंत्रताएं आपसे छीन ली जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं? देखिए यही लास्ट क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन यही आपसे अभी मैंने बताया, वही यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आपका आया है उसी से रिलेटेड। जब किसी देश में, जैसे यहाँ पे आपका म्यांमार बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, आपका लेटेस्ट उदाहरण कह सकते हैं आप। वहाँ पे क्या था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ पे सेना ने विद्रोह किया और वहाँ पे लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया।
तो फिर बताइए कि वहाँ पे कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपसे छीन ली जाएंगी। तो यहाँ पे बताया गया 3 स्वतंत्रताओं के बारे में। जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः निम्नलिखित स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं। पहली स्वतंत्रता क्या छीनी जाएगी? जनता को सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट करने तथा भाषण देने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। आप कहीं पे भाषण नहीं दे सकते, अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते किसी भी स्वतंत्र रूप से। दूसरी स्वतंत्रता क्या छीनी गई? सेना को शासन संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति या परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। अभी क्या होता है लोकतांत्रिक देशों में, आप सरकार जो आप गठित करते हैं, जनता जो चुन के भेजती है, वो भले ही कोई आपातकालीन व्यवस्था स्थिति आ गई तब पर भी वो सर्वदलीय बैठक बुलाती है, सभी दलों के लोगों को बैठाती है, उनसे विचार विमर्श करती है। ठीक है, तो वहाँ पे जब लोकतांत्रिक देश ही नहीं रहा, सेना का अधिकार हो गया, तो वो सेना किसी से कुछ नहीं पूछती, जो उसको करना है वो अपने मन से करती है। तीसरा यहाँ पे स्वतंत्रता जो छीनी जाती है, सैन्य शासन द्वारा सत्ता में आने के बाद उन लोगों का उत्पीड़न किया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार का तख्तापलट करने में सेना के प्रयास का विरोध किया। यानी कि अगर सेना तख्तापलट कर रही है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, तो उनके विरोध में जो जो लोग खड़े थे, जब वहाँ पे सेना वहाँ पे कब्जा कर लेगी उस देश को में शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, तो सबसे पहले उन लोगों को कुचलेगी, उन लोगों को प्रताड़ित करेगी जो उनके रास्ते में आ रहे थे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए अब, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किस बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे क्वेश्चन है, साथ में 4 क्वेश्चन है, क ख ग घ। पहले क देखेंगे, फिर ख देखेंगे, इसी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में कौन सी चीज़ों का से मदद मिलेगी और वो क्यों मिलेगी, इसके तर्क को देना है आपको। क है, देखिए, मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसा देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिले। तो इससे तो मदद नहीं मिलेगी। देखिए लोकतंत्र बढ़ाने में ये कह रहे हैं कि अगर कोई वैश्विक संस्था है, WHO है, आपका यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, इसमें आप ज़्यादा पैसे, क्योंकि वहाँ पे जितने ग्रुप होते, जितने लोग जुड़े होते हैं, जितने 2 देश जुड़े होते हैं, वो कुछ न कुछ वहाँ पे दान देते हैं, अपनी भागीदारी देते हैं। तो जो देश ज़्यादा दे रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, इसलिए मेरे देश के लोगों को ज़्यादा सम्मान मिले। तो इससे क्या लोकतंत्र बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इस तथ्य का वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश और इसके नागरिक को बिना उसकी यहाँ पे संपन्नता एवं विपन्नता, यानी संपन्नता नहीं है भी है तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको बराबरी का दर्जा देना चाहिए। तो इससे तो नहीं बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है ख वाला 7वें का, मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों पर का मेरे देश पर भी असर होगा। बिल्कुल ही सही बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिए गए निर्णयों का असर विश्व के सभी देशों पर होता है। कोई भी निर्णय लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बड़े देश पर ही असर होगा, छोटे देश पर नहीं होगा, वो सभी देशों पर बराबर असर डालता है। चूँकि छोटे या गरीब देशों को अपने विकास के लिए अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होती है, उनकी आवाज़ को सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए। ठीक है, इस तर्क को आप दे सकते हैं। 7वें का ग है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए, गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान होने नहीं दे सकते। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी जैसे जहाँ पे भेदभाव आ जाए वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धनी देशों को अधिक वरीयता देना किसी भी तरह से लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, अमीर एवं गरीब देश के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कोई विभेद नहीं होना चाहिए। यह वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक सहायता लाने में किसी तरह सहायक नहीं होगा, जो कि लोकतंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। और यहाँ पे अब 8वां क्वेश्चन देखिए, अब 7 में 3 थे, क ख ग। 8वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस उत्तर इतना सा है। नेपाल के संकट पर हुई टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए 3 विचार कुछ इस प्रकार से थे। नेपाल में जो संकट आया था, वहाँ पे विद्रोह हो गया था, राजा ने अपने अधिकार को छोड़ने के लिए वहाँ पे स्वीकृति की, तो उसके ऊपर टीवी पे कुछ चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पे 3 लोग अपने विचार दे रहे थे, इस प्रकार थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? तीनों विचारों में से आप बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं, और क्यों सही है वो।
तो यहाँ पे देखेंगे, पहला यहाँ पे विचार है, ध्यान से देखिएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा वक्त दखल देना चाहिए। किसी भी देश को किसी दूसरे देश के मामले में पहले तो दखल नहीं देना चाहिए, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा वक्तव्य। दूसरा है, यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में अमेरिका पहुंचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। यही मैंने आपसे बोला कि दूसरा वक्ता का, ये पहला वक्ता था, ये दूसरा वक्ता है, ये कह रहा है, जब पहले वक्ता ने ये कहा कि भारत को उसमें सपोर्ट करना चाहिए वहाँ के लोगों का, तो दूसरा वक्ता कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इराक वाली स्थिति आ जाएगी जहाँ पे इराक ईरान में जब झगड़ा हुआ तो वहाँ पे तीसरे अमेरिका ने वहाँ पे मध्यस्थता की, तो वहाँ पे क्या हुआ, इराक की स्थिति आपको दिख रही है क्या है इस समय। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी देश में जो लोकतंत्र स्थापित होगा वो उस देश के लोग ही वहाँ का निर्णय ले सकते हैं। कोई बाहर ही जाके उसको नहीं कहेगा कि हाँ लोकतंत्र होना चाहिए या लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है वक्तव्य, लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए, हमें वहाँ अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। तो चिंता तो हमको सबकी करनी चाहिए, लोकतंत्र की भी, वहाँ के व्यवसाय की, वहाँ के लोगों की भी, सबकी चिंता करिए, लेकिन वहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए ये आपका जो वक्तव्य है, जो आपका वक्तव्य 2 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, वक्ता 2 के मत से आसानी से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी देश के में उस देश के नागरिक ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे 3 उसके ऊपर चर्चा किए हैं, चमन, चंपा और चंदू। उसके बाद उत्तर ये थोड़ा सा छोटा सा है। पहले देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक काल्पनिक देश आनंद लोक में, काल्पनिक देश का नाम है आनंद लोक में, लोग विदेशी शासन को समाप्त करने पुराने राज परिवार को सत्ता सौंपते हैं। वे कहते हैं, आखिर जब विदेशियों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तब इन्हीं के पूर्वज हमारे राजा थे। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। एक काल्पनिक देश है आनंद लोक, वहाँ पे विदेशी शासन समाप्त हो गया। जैसे भारत ही मान लीजिए एक एग्जाम्पल, भारत में अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हुआ 1947 में। तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, जो जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे आक्रमण करके, उसके पहले जो राजा थे उन्हीं के वंशजों को हम फिर से राजशाही सौंप दें। यह अच्छा है कि हमारा एक मजबूत शासक है जो हमें अमीर और ताकतवर बनने में मदद कर सकता है। जब किसी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की तो वहाँ के सयाने लोगों ने कहा कि यह तो एक विदेशी व्यवस्था की बात का विचार है। हमारी लड़ाई विदेशियों और उनके विचारों को देश से खदेड़ने की थी। जब किसी ने मीडिया की आवाज़ की आज़ादी की मांग की तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शासन की ज़्यादा आलोचना करने से नुकसान होगा और इससे अपने जीवन स्तर को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिर महाराजा दयावान हैं और अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए मुश्किलें क्यों पैदा की जाएं? क्या हम सभी खुशहाल नहीं होना चाहते हैं? उपरोक्त उदाहरण को पढ़ने के बाद 3 लोग हैं, चमन, चंपा और चंदू, ने कुछ इस तरह से निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला देखिए। आनंद लोक एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों को उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल किया। ये चमन कहता है। चंपा क्या कहती है, आनंद लोक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है, लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता। बिल्कुल सही कहती है चंपा। चंदू कहता है, लोगों को खुशहाली चाहिए इसलिए वे अपने शासक को अपनी तरफ से फैसले लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वहीं का शासन लोकतांत्रिक ही है, वहाँ का शासन। इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है? तो पहले तो वहाँ के देश की जो स्वरूप की अगर हम बात करें तो वो लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे किसी विदेशी शासक को तो उखाड़ के फेंक दिया आपने, लेकिन अपना शासन भी आप किसी राजा के पक्ष हाथ में दे रहे हैं और उसको सारे निर्णय लेने का अधिकार दे रहे हैं, तो वो तो लोकतांत्रिक देश नहीं है। चमन का कथन गलत है क्योंकि किसी विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकना मात्र स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। चंपा का कथन सही है। देखिए चंपा का कथन मैंने बोला ना, सही है। लोकतंत्र प्रजा का शासन है, प्रजा को अपने शासक से सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। चंदू का कथन गलत है, लोगों की खुशी मात्र ही लोकतंत्र का घटक नहीं है। लोग राजा के साथ खुश हो सकते हैं किंतु वह कोई चुना गया प्रतिनिधि नहीं है और इसलिए वह लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। तो देखिए ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं।
अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस देखने हैं, पढ़ना है कोई भी चैप्टर, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।